गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का पाठ 9 का सारांश लेकर आए हैं। जो अभिमन्यु है तो इनका लेखक अशोक वाजपेयी है। ये सारांश बहुत ही शानदार है। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है इसी वीडियो में पूरा समझाया जाएगा। और देखते हैं आज लेखक का परिचय। जो अभिमन्यु पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, उसका परिचय देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। स्थान कहाँ बोला गया है? दुर्ग छत्तीसगढ़। तो हम लोग बोलेंगे कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। फिर बोला मूल निवास इनका मध्य प्रदेश है। बहुत ही बीबीआई है। ये 3-4 बार लगभग पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है कि निम्न में से किस लेखक का मूल निवास मध्य प्रदेश है? निम्नलिखित में से किस लेखक का मूल निवास मध्य प्रदेश है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अशोक वाजपेयी। या तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो हम लोग बोलेंगे मध्य प्रदेश। ये बहुत ही बार पूछ चुका है। और अशोक वाजपेयी के जो माता के नाम है वो माता के नाम क्या है? तो निर्मला देवी। क्या है? निर्मला देवी। और उनके पिता के नाम है परमानंद वाजपेयी। ऐसे याद रखेंगे कि अशोक वाजपेयी है, परमानंद वाजपेयी है, वाजपेयी मिल रहा है इनके पिता हो। तो वही हम लोग बोलेंगे कि इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका मूल निवास मध्य प्रदेश था। इनके माता का नाम निर्मला देवी और इनके पिता के नाम परमानंद वाजपेयी है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके आगे बोल रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा। क्या बोला जा रहा है? इनके प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से किए थे? गवर्नर हायर सेकेंडरी। कहाँ से किए थे? गवर्नर हायर सेकेंडरी स्कूल से किए थे। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से किए थे? गवर्नर हायर सेकेंडरी स्कूल से। और बीए किए थे सागर विश्वविद्यालय से। बीए कहाँ से किए थे? तो सागर विश्वविद्यालय से। और जो एमए किए थे दिल्ली से। किससे? अंग्रेजी में। तो बोलते हैं एमए किस भाषा में किए थे? तो अंग्रेजी में। कहाँ से किए थे? तो दिल्ली से। फिर आगे बोल रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर कार्य किए। बोल देगा यहाँ से क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है। क्या पूछेगा? निम्नलिखित में कौन ऐसा कवि है, लेखक है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर कार्य किए हैं? तो अशोक वाजपेयी। क्या लिखेंगे? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने भारतीय में कई पदों पर किस कार्य में किए हैं? तो प्रशासनिक सेवा में कार्य किए हैं। कौन कार्य में? प्रशासनिक सेवा में कार्य किए हैं। तो वही यहाँ पे पूछेगा कि निम्नलिखित लेखों में कौन ऐसा लेखक है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर कार्य किए हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने क्या किए थे? बहुत से भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या किए थे? कार्य किए थे। फिर बोला कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में भी क्या थे? प्रथम कुलपति के रूप में सेवा निवृत्त हुए थे। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रह चुके हैं? तो हम बोलेंगे अशोक वाजपेयी। क्यों? क्योंकि ये जो कुलपति है, कुलपति किनके द्वारा मतलब स्थापित किया जाता है? तो शिक्षा मंत्री। जो शिक्षा मंत्री होता है उनके द्वारा क्या किया जाता है? उसको पद दिया जाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में सेवा निवृत्त हुए थे। कौन हुए थे? तो हम लोग बोलेंगे अशोक वाजपेयी। कौन हुए थे? अशोक वाजपेयी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत सरकार का कला अकादमी के निर्देशक लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां रही थी। क्या रही थी? कृतियां 3 दर्जन मतलब 1 दर्जन में कितना होता है? 12। 3 दर्जन मतलब 36 को मौलिक और क्या रहे थे? मौलिक और संपादित कृतियां रहे थे। किनका? तो हम लोग बोलेंगे अशोक वाजपेयी का। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक लगभग कितने दर्जन? 3 दर्जन मौलिक एवं संपादित कृतियां रही थी। किनका रहे थे? तो हम लोग बोलेंगे अशोक वाजपेयी का। किसका बोलेंगे? अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इनका मूल निवास कहाँ था? मध्य प्रदेश में। माता के नाम क्या था? तो माता के नाम निर्मला देवी थी। पिता के नाम तो परमानंद वाजपेयी थे।
और वैसे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे? तो गवर्नर हायर सेकेंडरी स्कूल से। बीए कहाँ किए थे? सागर विश्वविद्यालय से। और एमए कहाँ से किए थे? दिल्ली से। किस भाषा में किए थे? अंग्रेजी भाषा में किए थे। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या थे? कई पद पर कार्य किए थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पद पर कार्य कौन लेखक ने किए थे? तो अशोक वाजपेयी ने। और फिर महात्मा गांधी, ये जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में क्या थे? सेवानिवृत्त हुए थे। ईवी किसने थे? ईवी अशोक वाजपेयी ने थे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां किसके रहे थे? तो हम लोग इसमें भी बोलेंगे किसका है? तो अशोक वाजपेयी का है। किसका है? अशोक वाजपेयी का है। फिर अगला क्वेश्चन है इनकी रचनाएं। क्या है इनकी रचनाएं? इनकी रचनाएं क्या कह रहे थे? एक पतंग अनंत में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है। एक पतंग अनंत में किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी द्वारा। एक बार इस वीडियो को क्या है अंत तक देखें, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है एक भी छूटने वाला नहीं है। भाई यहाँ पे बोल रहा है कि रचनाएं, अशोक वाजपेयी की रचनाएं क्या है? एक पतंग अनंत में तत्पुरुष कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। किनके द्वारा? अशोक वाजपेयी। थोड़ी सी जगह भी किनके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी। हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? एक पतंग अनंत में तत्पुरुष कहीं नहीं वही और थोड़ी सी जगह, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ये अशोक वाजपेयी की रचनाएं। किनके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखे गए हैं। फिर बोल रहा है कि आलोचना पुस्तक किसका है? आलोचना पुस्तक। और फिलहाल या तो कविता का कल्प, या तो कुछ पूर्वग्रह, या तो समय से बाहर, ये सभी किनके द्वारा लिखे गए हैं? अशोक वाजपेयी द्वारा ही लिखे गए हैं। तो वही बोला है आलोचना पुस्तक कि फिलहाल, फिलहाल भी बहुत बार पूछ चुका है कि फिलहाल किनके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी द्वारा। कविता का कल्प, कुछ पूर्वग्रह और समय से बाहर, ये सब किनके द्वारा लिखा गया? ये सब सभी अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। और अगला है इसका संपादित पुस्तक। क्या बोल रहा है? संपादित पुस्तक। संपादित पुस्तक वो बोल रहा है कि तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद कला, या तो विनोद कविता का जनपद, ये सभी किनके द्वारा लिखा गया है? तो हम लोग याद रखेंगे अशोक वाजपेयी द्वारा। किनके द्वारा? तो हम लोग सबसे ज्यादा याद रखेंगे जो इनकी रचनाएं थे एक पतंग अनंत में, ये सब जो क्या है ज्यादा बार पूछता है। तो फिर वृत्त पत्रिका, तो संपेद, पहचान, पूर्व ग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, ये सभी किनकी पत्रिकाएं हैं? ये सभी किनकी पत्रिकाएं हैं? तो ये अशोक वाजपेयी के द्वारा ही पत्रिका लिखे गए हैं। फिर वह पुरस्कार, इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? सबसे पहले वह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी पूछता है साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मतलब मिला है? तो अशोक वाजपेयी को बोलेंगे हम लोग। फिर बोल रहा है कि दयावती मोदी, दयावती मोदी भी किनको मिल चुका है? तो ये बोलेंगे अशोक वाजपेयी को। कवि शेखर सम्मान और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर का अवार्ड, ये नहीं पूछता है, किताब में था तो हम पढ़ा दिए हैं। कब मिला था? तो 2004 ईस्वी में। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर का अवार्ड फ्रांस। कब मिला था? तो 2004 ईस्वी में। कब मिला था तुमको? 2004 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि यह ललित रचना है आबिन्यु नामक, क्या बोलेंगे हम लोग? कि यह ललित रचना, यह ललित रचना आबिन्यु नामक ग्रंथ एवं कविता सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ललित निबंध है। ये क्या है? ये देखो यहाँ ललित रचना है। बोल देगा कि आबिन्यु क्या है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। जो किनसे? तो आबिन्यु नामक ग्रंथ से और कविता के सृजनात्मक ग्रंथ संग्रह से क्या किया था? लिया गया था। ये जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आबिन्यु पढ़ रहे हैं। ये जो आबिन्यु पाठ पढ़ रहे हैं, ये किनसे लिया गया है? तो आबिन्यु नामक ग्रंथ से और कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया गया। तो यहाँ तक क्या हुआ था? इसका परिचय हुआ। किनका? लेखक का। और अब हम लोग चलते हैं इस कहानी का पूरा सारांश, जो ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक क्या है अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कोशिश करेंगे कि पूरा समझाने की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है आबिन्यो। क्या बोला जा रहा है? आबिन्यो। मान लो कि आबिन्यो एक गांव है। क्या है? आबिन्यो एक गांव है। वो कहां पे स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में। कहां पे स्थित है? दक्षिण फ्रांस में।
किस युग के है? तो मध्ययुगीन, मध्ययुगीन में। कौन धर्म के हैं? तो ईसाई मत। कौन धर्म के हैं? तो ईसाई मत के धर्म के हैं। हम लोग ये सवाल रखेंगे। तो ये क्या है? आबिन्यो, आबिन्यो, आबिन्यो है। तो ये एक बार की बात है कि जब लेखक के दोस्त, जब लेखक के दोस्त, कौन लेखक के दोस्त थे? तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, लेखक के दोस्त पीटर ब्रूक। कौन थे? पीटर ब्रूक। पीटर ब्रूक क्या किए थे कि विवाद प्रस्ताव महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। आबिन्यो से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर, मतलब लगभग 1 मील दूर, वहां पे क्या हुआ था? महाभारत का शूटिंग होने वाला था। और उनका दोस्त जो था पीटर ब्रूक, इनको क्या किए थे? निमंत्रण भेजे थे। किनको? लेखक को, अशोक वाजपेयी को। अशोक वाजपेयी को निमंत्रण भेजे थे कि जो महाभारत की शूटिंग होने वाला था, जो सब कुछ शूट होता है, उसी को देखने के लिए क्या किए थे? निमंत्रण भेजे थे अशोक वाजपेयी को। ये कहाँ चले गए थे? ये आबिन्यो चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? ये आबिन्यो चले गए थे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि आबिन्यो, ये जो आबिन्यो गए थे, आबिन्यो में इन्होंने कितने दिनों तक रहे थे? तो आबिन्यो में इन्होंने 19 दिनों तक रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक। और मान लो कि हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो क्या करेंगे? पढ़ाने का काम। आप लोग क्या है? पढ़ने का काम है, कहीं भी जाएंगे तो क्या करेंगे? पढ़ने का काम। ये जो लेखक है, लेखक है, तो लेखक का क्या काम होता है? कविता और कहानी लिखने का। ये 19 दिन रहे होंगे तो कुछ न कुछ तो कहानी और कविता तो लिखे होंगे। तो ये प्रत्येक दिन क्या करते थे? कविता और कहानी लिखते थे, गद्य और काव्य लिखते थे, गद्य और काव्य लिखते थे। तो बोल देगा कि 19 दिनों में कितने कविता और कितने कहानी लिखे थे? तो 35 कविताएं लिखे थे। कितने कविताएं लिखे थे? 35 कविताएं लिखे थे। और कहानी कितने लिखे थे? तो कहानी 27 लिखे थे, जिनको कहानी को हम लोग बोलते हैं गद्य। क्या बोलते हैं? गद्य। कविता को काव्य। तो बोल देगा कि 19 दिनों के अंदर लेखक ने कितने कविताएं लिखे थे? तो 35 कविताएं लिखे थे। और कितने गद्य लिखे थे? तो 27 गद्य लिखे थे। गद्य को ही क्या बोलते हैं? कहानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहानी। तो 19 दिनों के अंदर कितने कहानियां लिखे थे? तो 27 कहानियां लिखे थे। और कितने कविताएं लिखे थे? 35 कविताएं लिखे थे। ये कहाँ है? तो आबिन्यो में रहते थे। आबिन्यो कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। आबिन्यो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। दक्षिण फ्रांस में स्थित है। आबिन्यो में किस धर्म का मठ था? ईसाई धर्म का मठ था। किस धर्म का मठ था? ईसाई धर्म के। किस युग के हैं? तो मध्य युग के हैं। किस बार मतलब युग के हैं? मध्य युग के हैं। तो चलते हैं, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि 19 दिनों तक वहां रहे थे। प्रतिदिन गद्य काव्य लिखे थे, क्योंकि लेखक थे। लेखक का काम क्या होता है? गद्य और काव्य लिखना। फिर बोला है कि साथ में हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप्स लिखे गए थे। हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कुछ जो इरादा था वहां जाने का वो सब साथ ले जाते हैं, लेकिन लेखक है तब हिंदी में क्या लिखे थे? साथ में हिंदी के टाइप मतलब टाइपराइटर लिखे थे। वो जो टाइपिंग करने वाला होता है नहीं है, क्योंकि वो तो लिखने का काम है। तो वही बोल रहे थे, हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 पुस्तकें लेके गए थे और संगीत के कुछ टेप्स लेके गए थे। होता नहीं पता कि धुन जो होता है वो सुनने वाला। तो वही बोल रहा है कि संगीत का कुछ टेप्स लेके गए थे। तो लेखक क्या क्या लेके गए थे साथ में? तो साथ में हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 पुस्तकें लेके गए थे और संगीत के कुछ टेप्स लेके गए थे। फिर आगे बोल रहा है कि यह ललित रचना दिखता है कि रचनाएं कैसे रूप के आकार का ग्रहण करती है। ये जो आप वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि जो ललित रचना है इसमें क्या दिखता है कि रचनाएं कैसे रूप में आकार ग्रहण करती है। और आगे बोला 10 वर्ष पहले आबिन्यो गया था। आबिन्यो अभी से 10 वर्ष पहले नहीं, ये जब कहानी लिखा गया है आबिन्यो तब से 10 वर्ष पहले आबिन्यो गए थे। मान लो क्या हम लोग गए हैं और 10 वर्ष बाद ही वह कहानी लिख रहे हैं, तो बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि लेखक आबिन्यो कितने वर्ष पहले गए थे। तो हम लोग कितने वर्ष पहले बोलेंगे? 10 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले गए थे? 10 वर्ष पहले। वही बोला दक्षिण फ्रांस में रोम नदी के किनारे। आबिन्यो कहाँ है? आबिन्यो दक्षिण फ्रांस में स्थित है।
और आबिन्यो किस नदी के किनारे हैं? तो रोन नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? रोन नदी के किनारे हैं। और किस धर्म के मठ है? ईसाई धर्म के मठ है। वही बोल रहा है कि दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे है। और आबिन्यो के भी क्या है? पोप की राजधानी थी। बोलेगा कि आबिन्यो मतलब आबिन्यो के मतलब किसकी राजधानी थी? तब पोप राज्य की क्या थी? राजधानी थी। फिर बोला अब फ्रांस प्लस यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। वहां पे बोल देगा कि आबिन्यो में क्या है? किसका समारोह होता है? एक रंगारंग समारोह होता है। जो किनके बीच होता है? तो फ्रांस और यूरोप के बीच में। फ्रांस और यूरोप के बीच में क्या होता है? मतलब आबिन्यो का एक रंगारंग समारोह होता है। क्या होता है? एक रंगारंग समारोह होता है। अगला हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए यही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कि पीटर ब्रूक का विवाह प्रस्ताव महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, जिनके कारण क्या था? लेखक को निमंत्रण भेजे थे। जो इनके दोस्त थे पीटर ब्रूक, महाभारत के क्या चल रहे थे? शूटिंग चल रहे थे। तो उन्हीं को देखने के लिए क्या किए थे? इनको निमंत्रण भेजे थे। उन्हीं को देखने के लिए इनको क्या किए थे? निमंत्रण भेजे थे, जिनके कारण ये वहां पे गए थे। क्योंकि लेखक कहाँ गए थे? भारत के थे। और ये कहाँ गए थे? दक्षिण फ्रांस गए थे। किस कारण से? इनके जो दोस्त थे पीटर ब्रूक, वही मतलब इनको निमंत्रण भेजे थे। फिर बोला कि रोन नदी के दूसरे ओर विल्नव आबिन्यो का नया गांव या बस्ती है। हम लोग बोलेंगे आबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी। बहुत बार पूछ चुका है आबिन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। आप मान लीजिए कि नदी बीच में है, एक तरफ आबिन्यो, तो दूसरे तरफ क्या होगा? तो दूसरे तरफ एक जो है ये विल्नव है। क्या है? विल्नव है। जो क्या है? आबिन्यो का ये एक नया गांव या बस्ती है। आबिन्यो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आबिन्यो का ये क्या है? विल्नव एक नया गांव या बस्ती है। तो बोल देगा आबिन्यो क्या है? आबिन्यो क्या है? तो आबिन्यो क्या है? नया गांव या बस्ती है। किसका है? ये आबिन्यो का ही है। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ईसाई मठ ला शत्रु विल्नम में पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान थी। ये जो बोला जा रहा है कि ईसाई मठ कहाँ है? ला शत्रु में। ईसाई मठ कहाँ है? ला शत्रु में। ला शत्रु कहाँ है? आबिन्यो में। आबिन्यो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। आबिन्यो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। आबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। वहाँ पे किस धर्म का मठ है? तो ईसाई धर्म का मठ है। ईसाई मठ कहाँ पे है? ला शत्रु में। ये सब क्या है? हम लोग बहुत ही ऑब्जेक्टिव बार पूछा जा रहा है। अभी हम जस्ट क्या ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, उसमें देखिएगा कितना हम लोग क्या है कि सही ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाने जा रहे हैं। आबिन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है। आबिन्यो क्या है? मतलब फ्रांस का क्या है? एक कला केंद्र रहा है। जो कला केंद्र बोल देगा कि फ्रांस का कला केंद्र कौन है? आबिन्यो। फ्रांस का कला केंद्र कौन है? आबिन्यो रह चुका है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि पिकासो की कृति ला मादामोजेल आबिन्यो है। पिकासो की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन है? तो ला मादामोजेल आबिन्यो। कौन सा है? ला मादामोजेल आबिन्यो। ये सबसे उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे? या तो बोल देगा ला मादामोजेल आबिन्यो किनकी कृति है? तब पिकासो की। किनकी कृति है? पिकासो की। तो यहाँ तक क्या हम लोग बहुत अच्छी से तरह से समझ चुके हैं। और उसके बाद लेखक कहाँ जा चुके हैं? आबिन्यो में। आबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे। सोचिए कि जब हम लोग नदी के किनारे पास जा चुके हैं, रोन नदी के किनारे, ऐसा हो सकता है कि लेखक रोन नदी के किनारे नहीं जाके बैठे होंगे। तो कल ही सर बता रहे थे कि हम लोग जब शांत जगह पे या तो नदी के किनारे या तो कोई बगीचे में जाके शांत से बैठे रहते हैं और किसी के बारे में सोचते हैं, तो लगता है क्या अलग दुनिया में खो चुके हैं, अलग दुनिया में ही खो चुके हैं। उसी तरह जब लेखक रोन नदी के किनारे स्थित बैठकर आगे कर रहे थे किनके? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एक लेखक थे। वो कौन थे? जो मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। क्या कविता याद आती है? यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, नदी चेहरे लोगों की। नदी चेहरे लोगों की याद आती है। उन्हीं के बारे में क्या है सोच रहे थे, नदी चेहरे लोगों की। तो जब लेखक रोन नदी के किनारे बैठ के मतलब ध्यान में लगे हुए थे, तब उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि नदी का पानी नहीं भरा है, नदी का तट ही भरा है। हम लोग जब खोए रहते हैं तो लगता है कि जब हम लोग ध्यान से देखेंगे पानी के, तो लगता है कि पानी नहीं भरा है, पानी नदी का जो किनारे ही भरा है। ऐसा उसको महसूस हो रहा था
कि क्या है, खुद मतलब खुद नदी हो गए, यहाँ खुद बह रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेखक रोन नदी के किनारे तट पर बैठे थे। लेखक क्या रोन नदी के तट पर किनारे पर बैठे थे और लेखक को लगता है कि जल है, ये क्या है, जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। जब लेखक क्या रोन नदी के किनारे बैठे थे तो उनको कैसा सब महसूस हो रहा था कि जल क्या स्थिर है और तट ही क्या रहा है, बह रहा है। और नदी के तट पर बैठना भी क्या, नदी के साथ बहना है। और लग रहा है कि नदी के तट पे जो बैठे हैं ना, तो लग रहा है कि नदी के साथ हम भी बह रहे हैं, ऐसा मतलब महसूस कर रहे हैं। और नदी के पास होना नदी का होना ही है। फिर बोला कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी के चेहरे लोगों क्या आती है, बोल देगा कि आबिन्यो मतलब जो लेखक है अशोक वाजपेयी नदी के किनारे बैठ के किनकी याद आती है, तो अशोक वाजपेयी के किनकी याद आती है, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। किनकी याद आती है, विनोद कुमार शुक्ल की। किस कविता की याद आती है, तो कविता नदी के लोगों की, कविता नदी के लोगों की याद आती है। तो बोलते हैं किनकी याद आती है, तो विनोद कुमार शुक्ल की। क्या याद आती है, तो नदी के चेहरे लोगों की, नदी के चेहरे लोगों की। बोलते हैं नदी के चेहरे लोगों के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी नहीं, विनोद कुमार शुक्ल। क्या हम लोग बोलेंगे, विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया नदी के चेहरे लोगों की, नदी चेहरे लोगों की किनके द्वारा लिखा गया, विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल के याद आते हैं, किस कविता के याद आते हैं, तो नदी चेहरे लोगों की। फिर बोला नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। ऐसा होता है कि जो गरीब लोग है नदी में जाएगा तो उसको डुबो देगा, और जो अमीर लोग है वो नदी में डूबेगा तो नहीं डूबने देगा। ऐसा नदी में है ही नहीं। नदी क्या है, एक ही जैसा सबको दिखता है। वही बोल रहा है नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। ऐसा होता है कि गरीब लोग जाएगा नदी में तो उसको भिगो देगा, पर अमीर लोग जाएगा नदी में तो उसको नहीं भिगोगा, नहीं, वो अनदेखा किसी को नहीं करता है, सभी को भिगोता है। तो वही बोल रहा है कि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है। फिर आगे बोल रहा है कि नदी की समानता, नदी की समानता कविता से करते हैं। किससे करते हैं, कविता से करते हैं। नदी की समानता किससे करते हैं, कविता से करते हैं। क्यों, कि जिस प्रकार नदी में पानी की कमी नहीं होती है, उसी प्रकार कविता में भी शब्द की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार बोला गया कि नदी की, बोल देगा कि नदी की समानता किससे की गई है, तो नदी की समानता कविता से की गई है। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है ना जाने नदी में जल कहाँ से आकर मिलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ना जाने नदी में जल कहाँ से आके मिलते हैं, और नदी में जल की कमी नहीं होती है, कविता में भी शब्द की कमी। बोला कि ना जाने कि नदी में जल की मतलब जो जल कहाँ से आता है आके मिलते हैं ये पता नहीं है। उसी प्रकार क्या है कि नदी में जिस प्रकार जल की कमी नहीं होती, इसी प्रकार कविता में शब्द की कमी। जिस प्रकार नदी के किनारे बैठ के हम लोग क्या है एक अलग दुनिया में खो जाते हैं, उसी प्रकार कविता को पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या है एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। इसी प्रकार क्या है कि नदी की तुलना किसे की है, तो कविता से। जिस प्रकार नदी में जल की कमी नहीं होती है, उसी प्रकार क्या है कि कविता में भी जल की कमी नहीं होती है। इसी कारण क्या कहा गया है कि नदी की तुलना किससे किए गए हैं, नदी की तुलना एक कविता से किए गए हैं। तो यहाँ तक क्या था, आबिन्यो का सारांश था। और इस वीडियो को देखे होंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या है, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। तो आप हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।